साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं तो साहित्य में पुस्तकों का जो अध्ययन है वह लगातार मतलब कम होती जा रही इधर। लेकिन आज के इस समय में भी जैसा कि दर्शक देख सकते हैं पीछे कई प्रकार की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, कई प्रकार के साहित्यिक पुस्तकें हैं आपको दिख जाएगी, चाहे वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो। तो आज के समय में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति लोगों में लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इस समय में भी अध्ययन के प्रति जो आपकी रुचि है एक अध्येता के रूप में कुटज, आम जो नागरिक हैं, आम जो विद्यार्थी हैं, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब कैसे सोशल मीडिया के दौर में भी उससे बाहर निकल कर हम पुस्तकों को कैसे अपने अंदर आत्मसात करें, उसको पढ़ें। देखिए, तिलक जी की एक बात याद आती है। तिलक जी ने कहा था कि मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता जी। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर पुस्तकें होंगी वहीं स्वर्ग बन जाएगा। जी, बिल्कुल। तो उसी तरह से पुस्तकों में अपना जो स्वर्ग है, या फिर आप पुस्तकें पढ़ के जान पाएंगे कि आपको स्वर्ग या नरक जैसे जो संकल्पनाएं उनकी आवश्यकता है भी या नहीं है, क्या वास्तव में ये दुनिया सत्य है या फिर और दुनिया सत्य है। तो इससे आपको जो एक हाथ का फोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक हथेली भर का जो फोन है उससे बाहर निकल करके इन किताबों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति कवि बनना चाह रहा है जी, क्योंकि कवि तो अंदर से भावनाएं निकलती हैं, कवि तो ऐसे कोई बनता नहीं, कवि बना जा सकता है। कवि निरंतर प्रयास से, चूंकि आपके अंदर टैलेंट हो जी पहले से, तब आप बन सकते हैं। प्रतिभा पहले से होनी आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी जी। तो आपके अंदर जो इमोशंस निकल रहे, चूंकि इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, चूंकि हर व्यक्ति मानव है, लेकिन अनिवार्य ये शर्त है कि आप उसको किस प्रकार से समेटते हैं और सहेजते हैं। समेटना और सहेजना किस ढंग से होता है, अगर आप समेट और सहेज ढंग से पाते हैं तब आप कवि बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, वो शर्त है अध्ययन। आप जितना अधिक अध्ययन करेंगे, आप 1000 किताबें पढ़ेंगे तब जाके आप एक अच्छी पंक्ति लिख पाएंगे जी जी। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। एक आम जो व्यक्ति है, जो हमारे दर्शक हैं, तो आम पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अगर आप पढ़ने का सुझाव दें कि वो पढ़ सकें, समाज को पढ़ सकें, साहित्य को पढ़ सकें, तो कौन सी 5 पुस्तकें हैं जो रघुवंशी जी जो उन लोगों को सलाह देना चाहेंगे, ये पढ़ें तो एक आम समझ जो है वो बन सकती है? देखिए, एक तो साहित्य की आम समझ बनाने के लिए आम जो लोगों की बात करने वाले कवि या लेखक साहित्यकार हैं उनसे शुरू करना पड़ेगा। इसमें पहला नाम सबके जहन में यही आएगा, वो है प्रेमचंद जी जी। प्रेमचंद जी की आप कहानी पढ़िए, पूस की रात हो गई, या फिर गोदान उपन्यास हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर महिला आंचल जो लिखा हुआ है पणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, आप उसकी ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। चौथी किताब जो मेरे जहन में आती है वो है भारत दुर्दशा जी जी, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। एक आदि और अगर आप केवल गद्य न पढ़ना चाहें, पद्य भी पढ़ना चाहें, तो आप नागार्जुन को पढ़ सकते हैं। नागार्जुन काफी क्रांतिकारी कवि थे जिनके बारे में जानते हैं। अगर परंपरा का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए आप 3 पुस्तकें वो कौन सी देना चाहेंगे, जिससे हम एक, क्योंकि आप अगर किसी विधा को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ कसौटी होती है निश्चित रूप से, तो उस कसौटी को जानने के लिए, परखने के लिए, और साथ ही साथ अगर सृजनात्मक प्रतिभा अगर विकसित हो, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अध्ययन जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ न कुछ कहन की क्षमता है उत्पन्न होती है। तो उसके लिए आप, क्योंकि ज्ञान आवश्यक है, तो कौन सी पुस्तकें? मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने के लिए मुझसे भी बेहतर लोग उपस्थित हैं, बेहतर अध्यापक प्राध्यापक उपस्थित हैं, जिनको मैं भी अपनी जो मति है, अल्पमति, उसके हिसाब से बताना चाहूँगा कि एक तो जो हर अध्येता है, फिर हर जो अध्यापक है वो पढ़ाता है, वो श्रीलाल क्षमा चाहूँगा रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, उससे आप हिंदी साहित्य के बारे में जान सकते हैं। एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि साहित्य आप जो है केवल रिक्शा या फिर टांगा के घोड़ा बनकर ना पढ़े जी, कि आपने आंख पर पट्टी बांध ली है और केवल आपको हिंदी ही दिखाई दे रहा है, केवल आपको संस्कृत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि साहित्य की परिधि काफी विस्तृत है जी। आप उस परिधि को पूरा मापिए, पूरा आंकिए और पूरा पढ़िए। वैश्विक साहित्य की ओर अगर आप अपना उन्मुख होंगे तो फिर आपके अंदर जो विस्तार होगा मानव होने का जी जी, वह केवल एक आयामी होकर नहीं होगा, वो बहुआयामी होकर होगा। और इसका बड़ा सीधा तरीका है, मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप कविता कोश साइट्स हैं, वहां पर जाइए, वहां पर अनुदित रचनाएं हैं जी जी, कुछ ब्लॉग्स हैं, वहां पर जाइए। मनोज कुमार पटेल जी इतना अच्छा अनुवाद करते हैं, दुर्भाग्यवश लोग नहीं रहे, उज्जवल जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा अनुवाद किया है। बाकी और भी ऐसे कवि हैं या फिर जो ऐसे अनुवादक हैं जो अनुवाद करते हैं, तो उन अनुवादों को पढ़ करके आपको यह पता चल सकता है किस प्रकार की वैचारिकी पाश्चात्य कवियों की रही है या फिर अन्य विदेशी कवियों की भी रही है। क्योंकि मेरा खासा लगाव ऐसी मुक्त छंद रचनाओं से रहा है, तो मुक्त छंद के बहाने मैंने विदेशी कवियों को भी पढ़ा और विदेशी कवियों के भावों को भी समझा है।
तो ये जानना भी आज के वर्तमान दौर में आवश्यक, चूंकि वैश्वीकरण का दौर है। जी जी इसमें कविताओं में भी कोई परिधि बांधनी जी नहीं जी, चाहिए, मुझे मतलब ऐसा बंधनी नहीं लगता है। चाहिए। बंधनी नहीं चाहिए जी। जैसा कि गांधी जी भी कहें कि अगर आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल खुले दें, रखें, जी जी, हवा आने दीजिए, उसी तरह से साहित्य में भी बिल्कुल निश्चित मतलब रूप से। अलग अलग भाषाएं हैं, जी। उनमें जो रचनाएं हैं अच्छी अच्छी। एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जी, जी। केवल विदेशी यानी कि भारत से बाहर नहीं, जी। भारत के अंदर जो विविधता है, जी जी दक्षिण भारत के जो कवि हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जी, वो जी। क्या कहते हैं, जो नामदेव हैं, एकनाथ हैं, ये लोग क्या कहते हैं, जी, इनकी जी। बात जानना भी अति आवश्यक हो जाता है। जी, जी। तिरुवल्लुवर जी हैं, तिरुवल्लुवर जी को बिना पढ़े आप अपने जीवन मूल्यों के प्रति सजग, सहज और सशक्त नहीं हो सकते, मेरा जी, ऐसा मानना है। जी जी तो तिरुक्कुलर जो वाणी है उनकी, जी जी जो पुस्तक है वो जी। पढ़ना काफी आवश्यक हो जाता है। और भी जितने भारत के हर कोने से, चाहे मीराबाई जी, हों, जी। चाहे अन्य जो भक्ति काल के कवि या फिर कवयित्रियां हैं, उनको पढ़ना अनिवार्य रूप से जी, जी। आवश्यक है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो जी। हिंदी की दशा की बात करेंगे, हिंदी की दिशा क्या है उसकी आज की, जो क्योंकि आज हम लगातार अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक तरह से परिवर्तन होते जा रहा है। अगर हम एक विरोधाभास जैसी बात है कि अगर मान लीजिए हिंदी दिवस मनाने की बात हो तो उसका सर्कुलर भी अंग्रेजी में जारी होता जी, है, जी। तो ये एक विडंबना है। जी जी तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि हिंदी भाषा की जो वर्तमान दशा है, दिशा है, और क्या उसमें सुधारात्मक कार्य हुए हैं और क्या जो उपेक्षित चीजें हैं उस पे आपका क्या विस्तार से आप देखिए, एक बात तो यह है कि हिंदी भाषा हो या कोई भाषा हो, जी जी वो अपने भाषा भाषियों से बनती है। जी। अंग्रेजी का आज इतना बड़ा ओहदा है, तो फिर अंग्रेजी जो भाषा भाषी लोग थे उनका जो विकास हुआ, जी जी उन्होंने जो अर्थव्यवस्थात्मक विकास किए, उसके कारण अंग्रेजी आज इस ओहदे पर विद्यमान है। जी जी तो हिंदी भाषा या फिर किसी भाषा को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जी। तो उसके लिए पहला कार्य आपको ये करना पड़ेगा कि हिंदी में आप क्रियाकलाप करें। हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा भाषी लोगों को अपनी अर्थव्यवस्थात्मक गतिविधि को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्थात्मक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। जी जी दूसरी चीज, केवल एक भाषा की तरफ मैं उन्मुख होकर सोचूं तो मैं काफी राष्ट्रवादी कहा जा सकता हूं, जी। किंतु मैं ऐसे लोगों में नहीं आता हूं कि मैं अपने राष्ट्र को केवल इसलिए महान कहूं या अपनी भाषा को केवल इसलिए महान कहूं कि मैं वहां रहता हूं, मैं वो चीज भूलता हूं। किंतु हाँ, हिंदी चूंकि मातृभाषा है तो जी। मातृभाषा से लगाव होना चाहिए, और मेरा लगाव भी है। जी तो हिंदी को यदि हम विकसित करना चाह रहे हैं, संस्कृत को विकसित करना चाह रहे हैं, तो एक बात अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता जी। है कि हम एक्सट्रीम पर जाके नहीं रह सकते हैं। हम संस्कृत निष्ठ हिंदी या फिर फारसीकृत हिंदी बोलकर नहीं रह सकते हैं। हमें एक मध्यम मार्गीय रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो गांधी ने सुझाया था। हिंदुस्तानी हिंदी की बात हम करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हिंदी और आम भाषा की उर्दू, व्याकरण फारसी का है, जी। शब्द हिंदी के हैं। उसके बाद हमारे दुष्यंत कुमार भी बोलते हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ। वो गजल आपको सुनाता जी, हूँ। मैंने भाषा जो है वो आम जनजीवन की भाषा होनी जी। चाहिए, जो बोलचाल की भाषा है। ये जो साहित्य है वो भी बहुत ओहदेदार, जो आजकल एक आप जानते भी होंगे, एक सबाल्टर्न या उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण जो चल रहा है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनके दृष्टि से देखना है जीवन को, उनके दृष्टि से साहित्य को देखना है, वो जी, जी। कितना अनिवार्य और आवश्यक है इस जमाने में। मतलब देखने की जो रीति है वो सबके अलग अलग जी हाँ, उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जी, मतलब सत्य एक है लेकिन वो अलग अलग चीजों से देखा- एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जी, और ये बात आई तो मैं दर्शन में भी जाना चाहूंगा। जी, जी। आजकल खासा रुचि रहती है, जैसे कि ओशो जैसे विचारक या अन्य मतलब भारतीय परंपरा में भी जो आस्तिक और नास्तिक जितने प्रकार के दर्शन हुए जी, हैं, जी। उन दर्शनों में मतलब मोक्ष, मुक्ति, इन सब चीज़ों की चर्चा की जाती है, लेकिन हम इस जीवन को कैसे जिएं, कैसे इसको पुष्पित और पल्लवित करें, तो इसके बारे में क्या विचार है? क्या हम मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ें या इस जीवन को ही सार्थक बनाएं? बड़ी रोचक बात है ये। मेरा ध्यान जाता है बस जितना मैं थोड़ा बहुत दर्शन, क्योंकि दर्शन की सीमा अथाह है और जी, मैं जी। अल्पमति हूँ, जी जी तो मैं छोटी सी बात यहाँ पर एक बात समझ पाया हूँ, दर्शन जितना भी मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, जी। एक बात समझ पाया हूँ कि आज के जो तथाकथित व्यक्ति हैं, जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन में घुस करके उनको जीवन का कोई प्रकांड सत्य, परम जी। सत्य पता चल जाएगा, जी, जी। तो पहली बात ऐसा नहीं है। जी। दूसरी चीज, अगर कोई दर्शन ऐसा कहता है कि हम कैवल्य महान है, मुक्ति महान है, जी। मोक्ष महान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्तमान जीवन को जिसको आप जी रहे हो उसको आप तुच्छ मानेंगे, जी जी आप केवल उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको दोनों में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। जी, यानी वैराग्य नहीं हमें। वैराग्य और जो गृहस्थ जीवन है उसके जी। बीच का जो मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। जी। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन थी, पंक्ति थी, शायद पाली भाषा में है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप बायो पर लगा जी, रखा है, जी, जी। न खलु परिभोंक्तु नेव न शक्नोमि हातुम। जी जी इसका अर्थ ये है कि न ही भोग पाता हूँ, न छोड़ने की इच्छा करती है, यानी असमंजस है। असमंजस है। और ये वर्तमान आधुनिक समाज का जो दोहरापन है वो दिखाई देता है जी। कि नैतिक दोहरापन किस प्रकार से दृष्टिगोचर हो रहा जी है। जी दर्शन की बात आई तो मैंने आपकी एक रचना पढ़ी थी, जो मैंने जो पहली बार पढ़ी तो लगा कि ये से एकदम बिल्कुल रिलेटेड है, लगा वही लिखे हैं, लेकिन जब मैं जाना कि ये तो आपकी रचना है
तो वो जो कविता की जो एक अविरलता थी, एक मतलब व्यापक उसमें समझ थी, एक विस्तार था अध्ययन का, जो जैसा कि अपने पुस्तकों का चर्चा किया, तो एक आम जो व्यक्ति जो लिखना चाहते हैं, अपनी काव्यात्मक प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं, तो एक कुटर जो है एक कवि के रूप में क्या सलाह देना चाहेंगे उस कविता के बारे में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रश्न हो जा रहे जी, हैं, जरूर। पहला उस कविता के बारे में और दूसरा जो है एक आम जो विकसित करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते जी, हैं, जरूर। तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? पहले मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ जी, जी। कि निखार कैसे आएगा। जी। बड़ी सीधी सी बात है, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आप में निखार आएगा। बिना जी। अध्ययन के आप लिख नहीं सकते। जी, जी। बहुत सीधी सपाट और स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो टूक अलग बात नहीं है। केवल दो टूक बात यह है कि जी, आपको जी। पढ़ना पड़ेगा। जी, जी। आप पढ़कर ही लिख पाएंगे। जी। मैं किसी सत्र में गया था तो वहाँ किसी ने पूछा कि हम अच्छा कैसे बोलें। हम्म। मैंने कहा बोलकर। जी। आप बोलकर ही अच्छा बोलना सीख सकते हैं। जी। आप चाहेंगे कि मैं बैठा रहूं और अचानक से एक दिन ब्रह्मा आएंगे और आपको ऐसे वरदान दे देंगे, यदि हैं जी। तो फिर वो दिन तो नहीं आने वाला है। मतलब अब बोलने के लिए बोलना जरूरी जरूरी है, बिल्कुल। जी। हाँ, लेकिन बोलने से पहले सुनना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा श्रोता भी बनना। अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। दूसरी चीज, चूंकि आपने कविता की बात जी, की, तो कविता। बड़ी नाइंसाफी होगी यदि मैं आपके दर्शकों को अपनी कविता न सुनाऊं। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आपने इतनी तारीफ कर दी है कि अब ये जैसी कविता है आदि आदि है, तो स्वागत। मैं वो पंक्तियां बिल्कुल, सुना देता हूँ। बिल्कुल। जी। जी। तो पंक्तियां इस तरह से थी कि महाबुद्ध की भांति ज्ञात है सर्वसाधारण को, जी। शाश्वत कुछ भी नहीं है, पल क्षण का साथ मात्र, मिटते मिटते ही मिटता है आकर्षण, माया का बोध इसे संभव बनाता है, मानकर बैठे हम करते हैं व्यर्थ समय, बस इसी भय में कि टूटे तिलिस्म ना, छूटे ना प्राण प्रिय, अंतराल में काश उस डूब से जाते हम, लेते समेट सारे दृश्य परिदृश्य, यदि खोने का वक्त ही देते ना उन्हें, यदि याद कर पुनः फिर रह रह क्यों रोते हम, जी। प्रेम से उपजी जो पीड़ा वो सत्य जान, एकाकी दुनिया में बस वही एकमात्र संबल तुम्हारा है, जी। प्रेम से उपजी जो पीड़ा वो सत्य जान, एकाकी दुनिया में बस वही एकमात्र संबल तुम्हारा है, निवेदित यह करता हूँ हे आत्मीय मेरी तुम, निवेदित यह करता हूँ हे आत्मीय मेरी तुम, जीवन गुजार सकता हूँ मैं निर्वात में भी, वैक्यूम में जीवन गुजार सकता हूँ मैं निर्वात में भी, तुम जो आदिष्ट करो किंतु तुम्हारी स्मृतियों से रिक्त हो, शायद मरूं ना पर क्या मैं जी पाऊंगा, क्या बात है। शायद मरूं ना पर क्या मैं जी अद्भुत, पाऊंगा। अद्भुत, अद्भुत। कविता की बात आई तो आपकी रुचि लगातार शायरी में भी, चाहे गज़ल की बात करें, छंदमुक्त की बात करें, मुक्त छंद की बात करें, उसमें भी काफ़ी रही है। विभिन्न मंचों से जब आप वक्तव्य की शुरुआत करते हैं या कविता प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं, तो उसमें संदर्भ के अनुसार कहाँ क्या बोलना है और उसके रुचि के अनुसार भी करते हैं। तो शायरी को और गज़ल को आप किस रूप में देखते हैं, और दर्शकों को आपकी जो स्वरचित शायरी है, गज़ल है, वो भी आज सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपकी कुछ शायरियों से शुरू करना चाहूँगा कि आप स्वागत है, आप उसको पढ़ें और एक समा बांधिए। चूंकि पहले तो माजरत, यहाँ पर एक कवि सम्मेलन वाला माहौल तो नहीं है, पर आपके निवेदन पर, आपके आदेश पर एक शेर सुना देना चाहूंगा जो काफी प्रसिद्ध हुआ। काफी लोगों ने अपने अपने नाम से इसको चला दिया, मैंने लिखा है। हालांकि मैंने ये शेर जो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ, या कुछ पंक्तियां ही हैं, तो वो मैंने कक्षा 8वीं के उत्तरार्ध में लिखा था। जी जी। वो शेर इस तरह से था कि एक तस्वीर कभी हंस के खिंचा ली थी मैंने, एक तस्वीर कभी हंस के खिंचा ली थी मैंने, वही तस्वीर हंस रही है आज तक मुझ पर। क्या बात है। तो शायरी की बात आपने की, गजल की आपने बात की, तो देखिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि व्यक्ति गजल शौक से लिखना शुरू नहीं करता है जी। गजल लिखने के लिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं। हो सकता है कुछ लोग शौक से लिखना शुरू करते हो, पर आपने जब पहली गजल, पहला शेर या फिर पहली कविता लिखी होगी, तो उसके पीछे कुछ न कुछ से पृष्ठभूमि में परिस्थितियां रही होंगी जिसमें आपको मजबूर, कुटज की परिस्थितियां कुछ ऐसी, हाँ ये परिस्थिति हो सकती थी कि आपने जो है कोई किताब पढ़ी जिससे आप प्रेरित हुए, तो आपको भी लगा कि आपके अंदर भी एक सृजनात्मक शक्ति है। क्योंकि माहेश्वरी जी ने भी पंक्तियां लिखी, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो जितना कि स्वयं सृजन है। जी जी। तो क्योंकि वही सृजन बनने की जो अन्वेषण था, जो चाह थी, उसने व्यक्ति को पुश किया, प्रेरित किया कि आप भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि उसके पीछे परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां विविध हो सकती हैं। जैसे अब जानिसार अख्तर जी ने कहा, वैसे तो मेरे अशार तो यूं मेरे जमाने के लिए हैं, यूं तो मेरे अशार जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। तो ये उनको जो है वो भी परिस्थितियां में होते हैं।
कि उनको सुनाने के लिए कुछ शेर लिखते हैं, फिर बाद में आप प्रवृत्त हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, नहीं होते हैं, आप कवि के मार्ग पर जाते हैं। जी, तो ये जी। शेर और गजल की कहानी है। जी, जी। आपने बात की, साहित्य की बात की, आपने वक्तृत्व की बात की कि जी। कैसे एक आम विद्यार्थी बोलना मतलब जी, प्रारंभ जी। करे, कैसे लिखना प्रारंभ करे। और मैं अब बात करना चाहूँगा संस्कृत की दशा के बारे में, क्योंकि आज लगभग भले ही हम बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों में, बड़े-बड़े मंचों पर कहें कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज बिल्कुल हमको और आपको स्वीकार करने में ही यह भलाई है कि एक मृतप्राय सी भाषा प्रतीत हो रही है। भले इसका इतिहास जो चाहे कालिदास से लेकर के वाल्मीकि तक का जो समृद्ध इतिहास रहा हो, लेकिन जो उसकी वर्तमान की अवस्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या संस्कृत फिर से पुनः संवाद की भाषा बन सकती है? देखिए, एक भाषा को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि वो अपनी उपभाषाओं को जीवित रहने दे। जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि संस्कृत ने अपनी उपभाषाएं उस तरह से विस्तृत नहीं होने दी। एक पेड़ है, उसकी शाखाएं उस तरह से नहीं निकल पाई। निश्चित रूप से संस्कृत जननी है हर भाषा की, जी, जी। पर जो उससे जुड़ी हुई शाखाएं होती हैं वो उतनी फली फूली नहीं। जी। हिंदी निकली तो वो बिल्कुल अलग हो गई। दूसरी चीज, आज चूंकि एक संदेश इसमें है कि जो आज व्यक्ति कवि बनना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, जी, कुछ जी। सृजनात्मक शक्ति का उभार करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहला संदेश इसी प्रक्रिया में छिपा है कि आपको क्लिष्ट नहीं होना है। जी। संस्कृत क्लिष्ट हुई इसलिए मृतप्राय हो गई। जी। यदि आप क्लिष्ट होंगे तो आप मृतप्राय हो जाएंगे। रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक होने हैं किंतु सरल होना है। जी। सरल होना बड़ा कठिन होता है। जी। सीधी रेखा खींचना बड़ा कठिन होता है, हजारी प्रसाद जी कह गए हैं। जी, जी। तो वही चीज है, संस्कृत भाषा आज मृतप्राय हो गई है। आपने कहा कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, निश्चित रूप से बड़े भारी मन से स्वीकार करना पड़ रहा है, किंतु आज भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी सरकारी कुछ प्रयास हो रहे हैं, कुछ गैर लाभकारी संगठन है जिसके लिए प्रयासरत है निरंतर रूप से कि हम कम से कम संवाद की भाषा नहीं तो कम से कम इसको इतना जीवित रखें कि वो एक संस्कृति जो संस्कृति जुड़ी हुई है वो बनी रहे, बची रहे। और ऐसे में पूरा राष्ट्र उससे लाभान्वित होगा, गौरवान्वित तो है ही, और साथ ही साथ हम और आप जैसे व्यक्ति मिलकर के जो साहित्य प्रेमी है, जैसा मैंने कहा वैश्विक साहित्य, और वैश्विक साहित्य में वो साहित्य भी जो आज मृतप्राय है, संस्कृत साहित्य भी, उसको हम पढ़ें, अध्ययन करें, उसको समझें और उसका विचार प्रचार प्रसार करें। क्योंकि संस्कृत में ऐसे सूक्तियां हैं, ऐसे विचार हैं जो आज आपको अन्यत्र नहीं मिलते हैं। महाभारत के बारे में कहा जाता है यदि हास्य तदन्यत्र यन्य हास्य तत्क्वचित्, अर्थात कि जो आपको यहाँ मिलेगा वही सब जगह मिलेगा, और जो सब जगह मिलेगा वही आपको यहाँ मिलेगा, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। संस्कृत की ये विविधता है, ये वास्टनेस है संस्कृत की, उसको हमें खुले मन से स्वीकारने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि आप जो महाकवि कालिदास हो गए, महाकवि भास हो गए, या फिर और भी जो बड़े बड़े कवि हैं, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण भट्ट जो थे, अब बाण की कहा जाता है कि जो जगत है वो बाण का जूठा है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसे ऐसे कवि रहे हैं। किंतु उन कवियों को समझने में जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो असमर्थ होती है, क्योंकि उससे एक सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एक ऐसी रोचकता उत्पन्न कराने की आवश्यकता है कि उस भाषा में रोचकता उत्पन्न हो, और उसके बाद उस ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो। यानी रोचकता के लिए सरल होना जरूरी है। अब हम किंतु मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा सरल नहीं है, जी, जी। किंतु समझने के लिए एक चेष्टा होनी चाहिए कि हाँ हम इसे भी समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम अपने इस संवाद समागम के आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं। जी। तो आखिरी पड़ाव में क्योंकि कुटज जो हैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज के युवा हैं? आज देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के मतलब जो वातावरण क्रिएट हो गया है, अपने आप में संलिप्त रहना, जो तड़क भड़क है, फैशन है, इन सब चीज़ों में मतलब प्रवृत्त हो जाना, ताकि देश का, राज्य का मतलब कोई भान ही ना हो कि क्या कोई देश नाम का चीज़ है, समाज नाम की भी कोई चिड़िया है। तो इस स्थिति में भी आप लगातार जागरूक कर रहे हैं विभिन्न मंचों से, मतलब कि कम से कम आप लोगों को जागृत करने का प्रयास करें कि हाँ उठो, जागो। और जैसा कि विवेकानंद का भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, उठो जागो तब तक न रुको जब तक कि मंजिल न प्राप्त हो जाए, लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो एक युवा के रूप में कुटज जो हैं वो अभी उठ रहे हैं, जग रहे हैं, और अभी तो शुरुआत मार्ग में है और लगातार चलना है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि वे युवा बने रहें। युवा बने रहने में ही उनकी जो गुणवत्ता है वो निखरेगी। जी। क्योंकि मैं निबंध को ज्यादा व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ, ललित निबंधों को पढ़ने का मेरा शौक है। तो एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, आदरणीय कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। उसमें युवा अवस्था की बड़ी शानदार परिभाषा देते हैं
वो परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन सरल करके समझाता हूँ जी जी कि युवा व्यक्ति वह है जिसके अंदर सृजनात्मकता बची हुई है, जी। और वहां पर वह टोकते हैं कि मुझे उन लोगों से काफी नफरत है, या फिर मैं उन लोगों को काफी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जो ब्रह्मा को एक सफेद दाढ़ी नुमा व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। वो इसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्जक है, जी। जो व्यक्ति सृजन करता है, वह बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। जी जी इसीलिए आज का युवा वह क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने, जी जी यह मेरी मान्यता है। और ऐसा मैं मानता हूं कि आज का युवा जब तक क्रिएटिव और इनोवेटिव रहेगा, वह तब तक युवा बना रहेगा, और युवा व्यक्ति ही जी जी एक राष्ट्र ही नहीं अपितु एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकता है। जी जी दूसरी चीज मैं परिभाषा यहाँ सुना ही देता हूँ कि युवावस्था एक चमाचम धारदार खड्ग है। जी। संघर्षों के पल आएंगे, बहुत से ऐसे पल आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि अब चले जाना चाहिए, टिक जी। जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, किंतु युवावस्था एक चमाचम धारदार खड्ग है जिस पर असी धारावत, यानी कि तलवार के धार पर चलना है, वो युवावस्था है। वीराचार करने वाली प्रतिमा ही, व्यक्ति ही पावक दग्ध होठों के साथ, अर्थात जलते हुए होठों के साथ देवताओं की भाषा बोल पाता है, जी जी जिसका रूपांतरण हजारों लाखों सूर्यों में होता है। अगर वो बात बोले तो वो लाखों सूर्य प्रतीत हो कि हाँ एक एक ज्वाला निकल रही है, किंतु वह ज्वाला आग लगाने वाली नहीं हो, बड़ी से बड़ी आग को बुझाने वाली हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम युवा शब्द को लेते हैं तो युवा, और उसके जब उल्टा करते हैं तो वायु। जी। तो ये युवा और वायु जो है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? युवा को, युवा जो आप जी। वायु के रूप में। निश्चित रूप से युवा जो शब्द है उसको अगर हम उल्टा करते हैं तो वायु आता है। जी। यानी यह इस बात को अभिप्रेरित करता है, जी। अभिव्यंजित करता है कि हम किस प्रकार से युवा शक्ति को एक सही दिशा में लगाएंगे तो वह सर्जक बन सकती है, वह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकती है। और इसी प्रयास में मैं आपको और आपके दर्शकों को बता जी, दूं जी। कि हम कुछ ऐसी नई पहल लेकर आने वाले हैं जिसमें भारतीय युवा शक्ति, केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैश्विक युवा शक्ति, जी, एक उसका समागम मानवतावादी। होगा, मानवतावादी संगठन हम बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें आप सबकी सदस्यता जो है ग्राह्य होगी और काफी स्वागत होगा उसका। तो हम ऐसी पहल कर रहे हैं कि हम ऐसे संगठन की ओर बढ़ें जिसके अंतर्गत हम एक विचार लेकर चले, ना कि कोई विचारधारा लेकर जी, चले, जी। जो एक मानवतावादी संगठन होगा, जहाँ पर हम ये साहित्य और जितनी भी समसामयिक बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। आशा है आपके दर्शक और आप इसमें जी जी खुले मन से जुड़ेंगे। मैं यहाँ पे मतलब की बात करना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने बात की, हम लोग मतलब जल्द ही जैसे कि एक विचार विमर्श करके एक मंच और एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जिसमें लोग पढ़ें और समसामयिक विषयों पर चर्चा भी करें, और जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार जुड़ सकें। तो जल्द ही हम इसको लेकर भी एक विस्तृत परिचर्चा लेकर उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। तो मैं अब आखिरी कड़ी में पूछना चाहूँगा कुछ ऐसे प्रश्न जो एक आम जो दृष्टिकोण जो होता है एक समाज को समझने का, वर्तमान का जो देश की स्थिति है, विश्व की स्थिति है, तो इसमें अगर किसी चीज़ को समझना हो, या हम अगर विश्व में कई प्रकार की घटनाएं चल रही, तो आप जाहिर सी बात है कि वैश्विक ग्राम में रहते हैं, बिल्कुल। तो उनका प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ेगा ही। जी जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो विश्व की घटनाएं हैं, जो भारत की घटनाएं हैं, एक युवा जो है इस पर क्या कर सकता है और इसमें अपना क्या विचार दे सकता है? जो कि आप संगठन की जब बात किए हैं तो संगठन में भी इस प्रकार की पहल की बात की गई है, तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट करके आप क्या बता सकते हैं कैसे? चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि देश में चीज़ें या विदेश में या फिर पूरे विश्व में चीज़ें लगातार चेंज हो रही जी। हैं, डायनेमिक स्थिति है, कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है। आज कोई चीज़ ऐसी है तो कल वैसी भी हो सकती है, और आज वैसी है तो कल ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ। तो ऐसे में एक युवा एक अध्येता के रूप में, एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति के रूप में कोई भी ऐसा कदम उठाए, कोई भी ऐसे विचार बनाए जो वो समाज में जब रखे तो वो स्पष्ट रहे, अपने होने में स्पष्ट रहे कि वह कह क्या रहा है, वह कर क्या रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप वह काम कहिए ही नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं, और अगर आपने कहा है तो आपको करिए, किंतु उस करने के पीछे आपके पास एक नैतिक आधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आधार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो आप खुद भी स्पष्ट रहें और सामने वाले को भी स्पष्ट मतलब रखें। अपने होने में स्पष्ट, अपने होने में स्पष्ट रहना है। जी। मैं हूँ तो हूँ। जी। कुटल से अगर बात किया जाए कि 3 ऐसे व्यक्तित्व के गुण जो आपका कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष के रूप में है, जिसको आप दृढ़ता से प्रयोग करते हैं कि हाँ ये 3 जो गुण है ना, ये मेरा मजबूती है, 3 गुण कौन सा है? ये तो काफी कठिन प्रश्न है, पर अच्छा जैसा तरीका अभी है। स्मरण आपको जो आया, मुझे तो फिलहाल यही स्मरण आ रहा है कि जो आपको व्यक्तित्व को निखारती है कि हाँ ये कुटज बनाने में अनिवार्य है। क्योंकि ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में धीरे धीरे ये चीज पता चलती है। पहली चीज तो यह है कि अपने हार को स्वीकार कर लेना। जी
ये व्यक्तित्व में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ, विकसित कर रहा हूँ कि अपनी हार को धीरे से आप स्वीकार कर स्वीकार सकते हैं कर कि हाँ आप भी हार सकते हैं, आप कोई बिल्कुल। दुर्रम खां या फिर पुण्य खां नहीं है। जी दूसरी बात ये है कि आप कितने मिलनसार हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुले मन से विचार कर सकें, अपने विरोधी विचारधाराओं का भी खुले मन से स्वागत कर सकें। जी 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 और तीसरी बात यह है, मैं घूम फिर कर वहीं आ जा रहा हूँ क्योंकि पुस्तकों से अच्छे मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो जी। पुस्तकों का जितना अध्ययन हो सके वो करें, जितनी पुस्तकें हो सके वो पढ़ें और पुस्तकों को अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि जो न चला वक्त की रफ्तार से उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार की धार से तो खूनों से कटना पड़ा है। इसीलिए आपको समय का भी महत्व ध्यान देना पड़ेगा। आप जो समय है उसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। समारा वक्त ने उसको जिसने वक्त को समझा, नहीं तो वक्त क्या है, वक्त का हमारा बताता है। क्या बात है, क्या बात है, वक्त का हमारा बताता है। तो आप सुन रहे थे कुटक जी को, और जिन्होंने काफ़ी एक लंबी बातचीत की साहित्य पर, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर, चाहे हम शायरी से लेकर के कविता, वाद विवाद, काव्य पाठ, इन सब चीज़ों में, और एक नवीन दृष्टिकोण एक युवा के रूप में, एक सर्जक सृजनात्मक व्यक्तित्व के रूप में उभरते हुए। तो आज के इस संवाद समागम को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जाते जाते कुछ सुनते हैं कुछ शेर को जो कि कुटक जी की स्वरचित हैं, और कुछ कविताएं को। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले तो क्योंकि आपका आदेश है तो मैं 2 शेर सुना दूंगा, फिर हम विदा लेंगे। जी जी। चंपा गेंदा रोज डहलिया सारे फूल, वाह। चंपा गेंदा रोज डहलिया सारे फूल, एक उसकी खुशबू के आगे हारे फूल, क्या बात। और दुनिया इश्क के सर पर पत्थर मार चुकी, दुनिया इश्क के सर पर पत्थर मार चुकी, अब बारी है इश्क की, कह दो मारे फूल। क्या बहुत बहुत बात, धन्यवाद। क्या बात। धन्यवाद।